हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट, सारी बातें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन वैसे भी बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, घबराना नहीं है। हाइड्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में आपका मेन फोकस होना चाहिए, जो हैवी वेटेज के सब्जेक्ट्स हैं उन पे मेन फोकस रखिए और ये सब्जेक्ट्स को एक फिलर के तौर पे यूज करिए। फिलर के तौर पे यूज करिए मतलब बड़े बड़े सब्जेक्ट पढ़ के जब थोड़ा सा माइंड सेचुरेट हो जाए तब एक आधी कोई छोटा सब्जेक्ट उठा के उसको खत्म कर दीजिए। और इन सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए आपको कोई 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का काम नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट 3 या 4 दिन में फिनिश अप करने रहते हैं आपको अपनी गेट की तैयारी के समय। हफ्ता भर, मैक्सिमम 1 वीक, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा टाइम देंगे तो बाकी जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए टाइम कम पड़ने लगेगा आपको। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट्स आपके फिलर का काम करेंगे। एक बड़ा सब्जेक्ट पढ़ लिया, माइंड थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं तो कोई एक हल्का सब्जेक्ट उठा के पढ़ लीजिए, एक हल्के सब्जेक्ट की तैयारी चालू कर दीजिए। क्योंकि क्या है ना कि बार बार एक साथ लगातार कंटिन्यूएशन में बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को आप तैयारी करते जाएंगे तो इंसान का दिमाग है यार, सैचुरेट तो होगा ही होगा। कितने भी डेडिकेशन से पढ़ रहे हो, एक लेवल के बाद माइंड सैचुरेशन की स्थिति में आ जाता है। इसको सैचुरेट मत होने दीजिएगा कभी भी। जहां पर भी ऐसा लगे कि अब नहीं कर सकता ये चीज, साइड में कर दो और कुछ नया उठा लो, या एक दिन का रिलैक्स ले लो, पूरा सब चीज से छोड़ दो। ये भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दिन के रोज के 10 घंटा पढ़ रहे हैं और सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, अरे नहीं, इसकी भी एक कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी से ऊपर अगर आप जाओगे तो आप पढ़ तो रहे हो लेकिन उसका आउटकम कुछ नहीं मिलेगा। तो आउटकम अगर प्रॉपर चाहिए तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा। और उस रिलैक्स करने के लिए आपको जो भी अच्छा लगता है वो करिए, अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई। बात समझिएगा इस चीज को, ये बहुत जरूरी है। माइंड रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है। एक दिन का भी रिलैक्सेशन आपने ले लिया ना तो उसके बाद आप एक अलग एनर्जी लेवल पे जाके काम करोगे। फिर इसको थकने मत दीजिए। शरीर एक बार थक जाए चलेगा, आराम करके शरीर ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये थक गया फिर दिक्कत है। इसको थकने नहीं देना। 5-7 दिन, 10 दिन खूब रगड़ के मेहनत करो, उसके बाद आधे दिन, एक दिन का ब्रेक ले लो। ब्रेक इन द सेंस मूवीज देखो, मोबाइल चलाओ, गाने सुनो, घूमने जाओ, जो करना है करो। वो एक दिन से उस एक दिन में गेट को बाहर कर दो अपनी जिंदगी से, ईएसी को बाहर कर दो अपनी जिंदगी से। वो एक दिन सिर्फ आपके माइंड के रिलैक्सेशन के लिए एंड नथिंग एल्स। उस दिन आपको सोचना ही नहीं है कि सॉइल क्या होता, हाइड्रोलॉजी क्या होता, एनवायरमेंटल क्या होता, फलाना क्या होता, ढिमका क्या होता, कुछ भी नहीं सोचना आपको। यू सिंपली हैव टू एंजॉय दैट डे। उस दिन को एंजॉय करना, वो आपका तरीका। पर्सन टू पर्सन वो चीज वेरी करेगी कि उसको किस चीज में रिलैक्सेशन मिलता है। सोने से मिलता दिन भर सो, उससे अच्छा तो खैर कोई ऑप्शन ही नहीं है। पड़े रहो बिस्तर पे, मोबाइल चलाओ थोड़ी देर, फिर रख दो, फिर गाने सुन लो, फिर टीवी देख लो, फिर लैपटॉप पे कुछ काम कर लो, कुछ मूवीज देख लो, वेब सीरीज देख लो, जो मन करे वो करो। वो 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए। आप देखिएगा अगले दिन वापस एक अलग एनर्जी लेवल आपके पास आ जाएगा। आप वापस से अगले 10-15 दिन तक फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। ये करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो हमने प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट जो चैप्टर था उस चैप्टर को पूरी तरीके से देखा। एंड आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दी टॉपिक्स एंड आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दी कंसेप्ट्स रिलेटेड टू प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट, अब हम गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑल्दो आप इस स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन देख रहे हो आप बोलोगे कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं आपने कभी, प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा ही नहीं। हाँ, नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था इट इज नॉट फ्रॉम हाइड्रोलॉजी। ये हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हाइड्रोलॉजी का इससे कोई लेना देना नहीं। अरे अर्थक्वेक की बात पूछ रहा भाई, ये अर्थक्वेक पूछ रहा है, क्या ही मतलब हाइड्रोलॉजी से इसका, ठीक है ना। फिर भी लिखा है स्क्रीन पे है तो चलो देख लेते हैं क्या है, क्या बोल रहा है भाई, जरा देखिएगा। हालांकि जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो ये चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी आपको। इन अ गिवन ईयर the probability of an earthquake greater than the magnitude of 6 occurring in the Garhwal Himalaya is 0.04. The probability is 0.04. 6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के आने की प्रोबेबिलिटी 0.04 है। इसका मतलब समझते क्या है? तो ये पूछ रहा है द एवरेज टाइम बिटवीन द सक्सेसिव ऑकरेंस ऑफ दिस अर्थक्वेक विल बी। 0.04 का मतलब होता है
4/100, 0.04 का मतलब होता है 4/100, यही होता है ना। मतलब ये प्रोबेबिलिटी हुई 1/25 की, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/25। मतलब 25 दिन में या 25 साल में या 25 हफ्ते में, मतलब 25 इज द टाइम, इस 25 दिन या 25 महीने या 25 साल के ड्यूरेशन में इस अर्थक्वेक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। दैट मीन्स इस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक इस 25 साल में एक बार आएगा। दिस इज द बेसिक मीनिंग। द आंसर विल बी 25 years। ये तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है यार, सीधा सीधा। If the probability is 0.04, that means 4/100, 4/100 means 1/25, 1/25 means what? 1/25 means कि आगे आने वाले 25 सालों में इस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक एक बार आएगा। दिस इज द आंसर। हालांकि इस पूरे कंसेप्ट का हैज नथिंग टू डू विथ हाइड्रोलॉजी, इस कंसेप्ट का हाइड्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी की बात हाइड्रोलॉजी में भी हम लोग करेंगे। आगे आने वाले समय पर हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड भी कुछ बात करेंगे, थोड़ी सी बातें रहेंगी। जब हम फ्लड वगैरह की बात करेंगे ना, वहां पर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ एक छोटी सा डिस्कशन होगा, रिटर्न पीरियड और प्रोबेबिलिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटर्न पीरियड और प्रोबेबिलिटी समझ के ये क्वेश्चन यहां पे डाल दिया गया था। खैर ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका हाइड्रोलॉजी का नहीं है। हाइड्रोलॉजी में भी प्रोबेबिलिटी आएगा, क्योंकि पूरा हाइड्रोलॉजी ही प्रोबेबिलिटी है। पूरा का पूरा हाइड्रोलॉजी इज प्रोबेबिलिटी। हाइड्रोलॉजी में कोई भी चीज आप कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते, कोई भी चीज। जितना हाइड्रोलॉजी आप पढ़ोगे उसमें किसी भी बात पे आप 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो होगा ही होगा, नहीं बोल सकते ऐसा। प्रोबेबिलिटी मींस द कंसेप्ट ऑफ चांसेस। चांस की बात की जाती है, जहां पर भी चांस की बात की गई वहां पर प्रोबेबिलिटी आएगी। जहां पर चांस नहीं, जिस चीज के लिए आप कंफर्म हो वहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं आती है। तो हाइड्रोलॉजी में आप किसी भी चीज के लिए कंफर्म नहीं हो, आपको नहीं पता है। भाई देखिए, एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, कंफर्मेशन किस चीज का होता है? कंफर्मेशन इस चीज का होता है, जैसे अभी आप यहां पर घड़ी पे देख रहे हो 12:13। 1 घंटे के बाद 1:13 बजेगा। 1 घंटे के बाद का समय मैं कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूं कि इट विल बी 1.13। 1 घंटे 13 मिनट होंगे 1 घंटे के बाद। इस चीज के लिए मैं कंफर्म हूं, इसमें प्रोबेबिलिटी की कोई बात ही नहीं है। इस चीज में प्रोबेबिलिटी की कोई बात ही नहीं आती है। हां, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आगे आने वाले 1 घंटे में ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, इट इज द मैटर ऑफ चांस। ये चांस का मैटर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये चांस है। लेकिन 1 घंटे के बाद जो घड़ी समय दिखाएगी वो 1:13 दिखाएगी, ये कंफर्म है। लेकिन ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं, ये लेक्चर अगले 1 घंटे में खत्म होगा कि नहीं होगा, या उससे पहले हो जाएगा या उसके बाद तक जाएगा, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी आएगी। प्रोबेबिलिटी यहां पर नहीं आएगी कि 1 घंटे के बाद कितना समय बजा दिखाएगी घड़ी, वो तो कंफर्म है इतनी दिखाएगी। लेकिन उस 1 घंटे के ड्यूरेशन में जो टास्क आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, वो काम फिनिश होगा कि नहीं होगा, इस चीज में कई बार हम चांस की बात करते हैं, अनसर्टेन रहते हैं, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी की बात आती है। आ गई ना बात समझ? बाकी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डिटेल बातें तो आप मैथमेटिक्स में करेंगे, और थोड़ी बहुत बातें हाइड्रोलॉजी में भी होंगी आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। तो इस इंटेंसिटी का इस 6 से कोई लेना देना नहीं है ना। ये तो एक अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी गई थी कि इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कितने दिनों बाद आएगा, तो 25 साल बाद आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अ विंड स्ट्रीम विथ। साइक्लोन क्या होता है? ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। व्हाट इज साइक्लोन? साइक्लोन इज अ लो प्रेशर रीजन। साइक्लोन इज अ low pressure area with anti-clockwise movement of air.
तो लो प्रेशर जोन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, खत्म हो गई बात। सीधी आंसर, इसमें कोई कंसेप्ट थोड़ी, तो जो सीधी सिंपल सी बात थी जो हमने पढ़ा था उसको देख के बता दिया कि भैया यही होगा आंसर। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, कैचमेंट में बी आइडियलाइज्ड एज अ रेक्टेंगल। कैचमेंट शब्द क्या होता है, कैचमेंट के बारे में अभी दिमाग मत लगाइएगा। कैचमेंट का मतलब अभी फिलहाल में मैं सिर्फ एरिया कह रहा हूं, अभी कैचमेंट जैसे टर्म्स पे बात मत करिएगा। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो कैचमेंट लिखा है लेकिन आपने तो अभी तक कैचमेंट के बारे में बताया नहीं। अरे भाई, जब ये पेपर में ये क्वेश्चन आया होगा गेट 2019 में, फरवरी 2019 में जब ये एग्जाम हुआ होगा, तो जो बंदा उस एग्जाम में अपीयर हुआ होगा उसने तो पूरा हाइड्रोलॉजी पढ़ लिया होगा ना, पूरा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ लिया होगा ना, तो उसको पता होगा ना कैचमेंट क्या होता है। अभी फिलहाल में हम हाइड्रोलॉजी के पहले पायदान पे हैं, अभी हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम काफी सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो शायद हमको नहीं पता होंगे, लेकिन जिस दिन ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उस दिन आपको ये टर्म्स पता चल जाएंगे। इसलिए अभी ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा इस पे, कैचमेंट को एरिया ही समझिए। आ एरिया में भी आइडियलाइज्ड एज अ रेक्टेंगल, एक एरिया है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। देयर आर 3 रेन गेज स्टेशंस लोकेटेड इनसाइड द कैचमेंट एट आर्बिट्री लोकेशन। आर्बिट्री मतलब रैंडम लोकेशन। The average precipitation over the catchment is estimated by 2 methods, arithmetic average and Thiessen polygon. Which of the following statement is correct? ऐसा आपसे कुछ पूछा है, क्या बोल रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा कि एक एरिया इन्होंने बोला और बोला कि वो एरिया रेक्टेंगल शेप का है। ये लो, एरिया में बी आइडियलाइज एज अ रेक्टेंगल, एक एरिया को मैंने एज अ रेक्टेंगल मान लिया। अब ये एरिया रेक्टेंगल है और यहां पर 3 रेन गेज स्टेशन थे जो कि रैंडम लोकेशंस पे थे इसके अंदर में। तो लो भाई, ये रैंडम लोकेशन पर पहला रेन गेज स्टेशन मिल गया मुझे, ये दूसरा ये, तीसरा ये। रैंडम लोकेशन बोली ना इसने। देयर आर 3 रेन गेज स्टेशन लोकेटेड इनसाइड द कैचमेंट एट द रैंडम लोकेशन। इस रेक्टेंगल के अंदर में रैंडम 3 स्टेशन थे। इन्होंने जो कुछ रेनफॉल की वैल्यू दी P1, P2 और P3, और इन रेनफॉल का मैंने एवरेज कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द अरिथमेटिक एवरेज एंड बाय यूजिंग द थीसन पॉलीगॉन मेथड। तो अरिथमेटिक एवरेज मेथड से जो वैल्यू मुझे मिली एवरेज रेनफॉल की, उसको इन्होंने PA नाम दिया हुआ है, और थीसन पॉलीगॉन से जो वैल्यू मिली उसको इन्होंने PT नाम दिया गया है। PA इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द रेनफॉल obtained by arithmetic average method and PT is the average value of the rainfall obtained by Thiessen polygon method। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। PA is always less than PT, there is no definite relation between PA and PT, PA is always equal to PT and PA is always greater than PT। मैंने एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स डिस्कस करी थी आपके साथ, अरिथमेटिक एवरेज, थीसन पॉलीगॉन मेथड एंड द थर्ड वन वाज योर आइसोहाइटल मेथड। और इन मेथड्स को डिस्कस करने के दौरान पहली थी मेरी अरिथमेटिक एवरेज मेथड, फिर दूसरी थी वेटेड एवरेज जिसको थीसन पॉलीगॉन मेथड भी कहा था हमने, और तीसरी जो मेथड थी डेट वाज द आइसोहाइटल मेथड। ये 3 मेथड्स थी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज रेनफॉल। चलिए इससे जो एवरेज रेनफॉल निकली इसको PA बोल दिया, इसको PT बोल दिया, इसको चलिए PI कह दे रहा। कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं, मन से दे दिया नाम। मैंने आपसे ये पढ़ाते समय एक बात कही थी कि आइसोहाइटल मेथड से जो वैल्यू निकलेगी that will be most accurate, और अरिथमेटिक एवरेज से जो वैल्यू निकलेगी this will be least accurate, और थीसन पॉलीगॉन से जो वैल्यू निकलेगी वो इन दोनों के बीच की एक्यूरेसी वाली रहेगी। लेकिन ये बात बोलते समय मैंने आपको एक बात और बोली थी
कि जो रेनफॉल की वैल्यूज, जो एवरेज रेनफॉल की वैल्यूज आपको इन 3 मेथड से मिलेंगी, उनमें कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। द ओनली थिंग विच यू कैन एस्टिमेट, द ओनली थिंग विच यू कैन कैलकुलेट, वो सिर्फ ये है कि भाई कि इनमें से एक्यूरेट कौन है और कम एक्यूरेट कौन है। किस मेथड से वैल्यू बड़ी मिलेगी, किस मेथड से वैल्यू छोटी मिलेगी, नहीं पता कर सकते आप जो चीज पता कर सकते हो वो सिर्फ ये है कि 3 मेथड से मैंने एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट किया, इन 3 मेथड में से ज्यादा एक्यूरेट मेथड, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है। एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर सकते हो, मैग्नीट्यूड मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, इसके बारे में कोई रिलेशनशिप डिफाइन नहीं होता है। यह बात मैंने क्लियरली, जब एवरेज रेनफॉल कैलकुलेशन की बात हमने की थी, यह बात क्लियरली मैंने आपको वहां पर मेंशन की थी। सो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी कि देयर इज नो डेफिनेट रिलेशन बिटवीन पीए एंड पीटी। हां, अगर वो एक्यूरेसी के बारे में पूछता, अगर वो एक्यूरेसी पूछता तो 100% मैं बोलता कि थीसन पॉलीगॉन वाली वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है अरिथमेटिक एवरेज वाली वैल्यू से। एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो मैं 100% श्योर हूं कि थीसन पॉलीगॉन वाली वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट मिलेगी अरिथमेटिक से, लेकिन इन दोनों वैल्यू में से बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा नहीं बता सकते आप। हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में अरिथमेटिक एवरेज वाली वैल्यू बड़ी मिल जाए, हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में थीसन पॉलीगॉन वाली वैल्यू ज्यादा मिल जाए। बड़ी छोटी वैल्यूज कोई सी भी हो सकती है, हां, लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात हो रही है तो द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू विल बी द वैल्यू विच विल बी ऑब्टेन्ड बाय आइसोहाइटल मेथड एंड द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू विल बी द वैल्यू विच विल बी ऑब्टेन्ड बाय अरिथमेटिक एवरेज मेथड। तो द करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा देयर इज नो डेफिनेट रिलेशन बिटवीन पीए एंड पीटी, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हां, अगर क्वेश्चन में यह बोलता कि भाई इनकी एक्यूरेसी के बारे में बताओ तो डेफिनेटली आप बोलते थीसन वाली वैल्यू अरिथमेटिक वाली वैल्यू से ज्यादा एक्यूरेट है। क्लियर? द करेक्ट आंसर विल बी योर बी ऑप्शन। गेट 19 का क्वेश्चन था 1 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2018 का क्वेश्चन है एंड दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। द रेनफॉल डेप्थ ओवर अ वाटरशेड। अब आप बोलो ये वाटरशेड क्या है, तो वाटरशेड का मतलब भी अभी फिलहाल में आप एरिया ही समझे, बाकी वाटरशेड क्या होता है, कैचमेंट क्या होता है, ये सब जब हम रन ऑफ, रेनफॉल रन ऑफ रिलेशनशिप पढ़ेंगे तब आएंगी ये सारी चीजें। तो रेनफॉल डेप्थ ओवर अ एरिया इज मॉनिटर्ड थ्रू 6 नंबर ऑफ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेन गेज डेटा आर गिवन बिलो। रेन गेज नंबर 1 ने रेनफॉल डेप्थ जो नापी है दैट इज 470, स्टेशन 2 ने जो रेनफॉल डेप्थ नापी है दैट इज 465, स्टेशन 3 की रेनफॉल डेप्थ है 435, स्टेशन 4 की 525, फिफ्थ स्टेशन की 480 और सिक्स्थ स्टेशन की है 310। द एरिया ऑफ थीसन पॉलीगॉन, वो एरिया जिस एरिया को ये स्टेशन रिप्रेजेंट कर रहा था, उस एरिया की वैल्यू इन्होंने इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर में दे रखी है। दिस इज A1, A2, A3, A4, A5 and A6. This is P1, P2, P3, P4, P5, P6. This is A1, A2, A3, A4, A5, A6. The Thiessen mean value, that is you have to calculate the average rainfall by using Thiessen polygon method. सीधा सिंपल सा फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू ही तो सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए भाई क्या एवरेज रेनफॉल होगी, A1 अपॉन A विल बी द वेटेज फैक्टर फॉर स्टेशन नंबर 1, A2 अपॉन A विल बी द वेटेज फैक्टर फॉर स्टेशन नंबर 2। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा, P1 इंटू A1 अपॉन A प्लस P2 इंटू A2 अपॉन A, ये चलता जाएगा कब तक, टोटल 6 स्टेशन हैं, तो P6 इंटू A6 अपॉन A, दिस विल गिव यू द एवरेज रेनफॉल। ऐसे ही होगा कुछ। तो मेरे पास P1 की वैल्यू भी है, P2 भी है, P3 भी है, अप टू P6 सारी वैल्यूज है। मेरे पास A1, A2, A3, A4, A5, A6 सबकी वैल्यू है, और कैपिटल ए टोटल एरिया तो निकाल सकते हैं ना भाई, ये सारे एरिया को ऐड कर देंगे तो आई विल गेट द टोटल एरिया।
तो सिंपल, यू हैव टू सिंपली पुट अप ऑल दीज वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, मेरे पास फॉर्मूला है P1 इंटू A1 अपॉन A प्लस P2 इंटू A2 अपॉन A, ये चलता जाएगा कब तक भाई, इंटू P6 इंटू A6 अपॉन A, ये देगा मुझे एवरेज रेनफॉल की वैल्यू। दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ एवरेज रेनफॉल। P1 P2 P3 P4 P5 P6 सब कुछ है मेरे पास। चलिए भाई, P1 इज 470, पहले तो टोटल एरिया अपन यहां पे निकाल लेते हैं। टोटल एरिया देख लीजिए कितना होगा, तो टोटल एरिया सिंपली ऐड कर दीजिए सबको, तो इट इज 95 प्लस 100 प्लस 98 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 92, तो इट इज 550 और इंटू 10⁴ में था, तो वो सब में ही है, इसलिए 10⁴ में अलग से नहीं लिख रहा हूं। टोटल एरिया जो आपके पास आ गया दैट इज 550। अब ये सारी वैल्यूज उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, तो P1 470, A1 95 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 550, ऊपर भी 10⁴ आता, नीचे भी 10⁴ आता, वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए रखने की जरूरत नहीं। प्लस P2 465 435 465 465 A2 100 अपॉन टोटल एरिया 550 प्लस P3, व्हाट इज P3? P3 435 A3 98 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया प्लस P4 525 A4 80 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 550 प्लस P5 480 310 85 और 92, $85 अपॉन 550 92 अपॉन, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी योर आंसर। करते हैं, तो देखिए भाई 95 डिवाइडेड बाय 550, आप भी कैलकुलेटर में करना चालू करिए, मैं भी करता हूं और फाइनली आंसर देखेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। 95 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 470, पहली वैल्यू आ रही है 81.18 प्लस 465 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 550, इट इज 84.54 प्लस 435 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 550, इट इज 77.5, ये तीसरी वैल्यू आ गई। फोर्थ वैल्यू विल बी 525 इंटू 80 divided by 550, this is 76.36 plus fifth value 480 into 85 divided by 550, it is 74.18 and the last value will be 310 into 92 divided by 550, इट इज 51.85। सबको जोड़ दीजिए, दिस विल बी योर आंसर। 51.85 प्लस 74.18 प्लस 76.36 प्लस 77.5 प्लस 84.54 प्लस 81.18, फोर 45.61, this will be the answer. Clear? चलिए next question. Catchment is idealized as a 25 km by 25 km square. It has 5 rain gauge at each corner and 1 at the center as shown in the figure.
During a month, the precipitation at these stations was 300, 285, 272, 290 and 288. The average precipitation will be. क्या करते थे भाई, याद करिए, ऐसा कुछ पॉलीगॉन क्रिएट करेंगे. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने एरिया 20/20 का लिया था, यहां पर 25/25 का है. दैट्स इट, है ना. तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास है. G1 300 mm, 285 mm, ये G1 G2 लिख के हमने इसको P1 P2 बोला था, क्या ही फर्क पड़ रहा है. G3 272 mm, G4 290 mm, G5 288 mm. सबसे पहले तो ये एरियाज कैलकुलेट कर लें हम लोग. A1, A2, A3, A4 एंड A5. एरिया कैसे कैलकुलेट होंगे भाई, 25/25 किलोमीटर है तो ये 12.5 हो जाएगा. दिस विल बी 12.5, दिस विल बी 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, ऐसे ही हो जाएगा. तो ये सारे एरियाज कैलकुलेट किए जा सकते हैं. चलो भाई जरा ये सारे एरियाज को कैलकुलेट करते हैं. तो A1, A2, A3, A4 बराबर आएंगे कि नहीं, बिल्कुल आएंगे. तो A1 विल बी इक्वल टू A2 विल बी इक्वल टू A3 विल बी इक्वल टू A4 एंड दैट विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. कितना हो जाएगा ये, 12.5 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 2, 12.5 इंटू 12.5 divided by 2, that is 78.125. This is A1, A2, A3 and A4. ये आ गई. A5 निकालना है तो A5 निकालने का तरीका बताया ना क्या है, टोटल एरिया पता कर ले, उस टोटल एरिया में से A1, A2, A3, A4 हटा देंगे तो A5 मिल जाएगा. तो A5 विल बी इक्वल टू टोटल एरिया माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, दैट इज 4 इंटू 78.125 लिख सकता हूं. एंड टोटल एरिया विल बी व्हाट, 25 इंटू 25 दैट इज 625 माइनस 78.125 इंटू 4 दैट इज 312.5. तो A5 भी आ गया आपके पास 312.5. सारी एरियाज आ गए, सारी रेनफॉल की वैल्यूज मेरे पास है. अब बचा क्या, सिंपली यू हैव टू पुट अप दीज वैल्यूज, P1 इंटू A1 अपॉन A. चलिए निकालते चलते एक एक करके. P1 की वैल्यू कितनी, P1 इज 300 mm, 300 mm इंटू A1. व्हाट इज A1, 78.125. व्हाट इज टोटल A, दैट इज 625. 78.125 divided by 625. P2 into A2 upon A. What is P2? P2 is 285. 285 into 78.125 divided by 625. P3 into A3 upon A. What is P3? 272 into 78.125 divided by 625. P4 into A4 upon A. What is P4? 290. 78.125 divided by 625. और फिर P5 इंटू A5 अपॉन A. व्हाट इज P5? P5 288 और A5 है 312.5. 288 312.5 डिवाइडेड बाय 620. खत्म. सबको ऐड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर. तो 300 प्लस 285
प्लस 272 प्लस 290 इंटू 78.125 डिवाइडेड बाय 625 प्लस 288 इंटू 312.5 डिवाइडेड बाय 625, तो 287.375 पी एवरेज आ रहा है 287. फॉर्मूला पता है ना भाई मुझे, P1 इंटू A1 बाई ए प्लस P2 इंटू A2 बाई ए प्लस P3 इंटू A3 बाई ए प्लस P4 इंटू A4 बाई ए प्लस P5 इंटू A5 बाई ए, सबको ऐड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर. द करेक्ट आंसर विल बी 287.375. फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपको याद होगा P बार विल बी P1 इंटू A1 बाई ए, निकाल लिया आपने, P2 इंटू A2 बाई ए, कब तक, P5 इंटू A5 बाई ए. सारी वैल्यूज आपके पास है, आपने ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करी और सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू विल गेट योर फाइनल आंसर. आपको अपना फाइनल आंसर यहां पर मिल जाएगा. तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. यही क्वेश्चंस थे जो अभी तक गेट में पूछे गए हैं इस टॉपिक में से, प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट में से. दीज आर दी ओनली 5 क्वेश्चंस जो कि आपके गेट में पूछे गए थे. इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं फ्रेम होते हैं. क्वेश्चंस का फ्रेमिंग होगा जब हम रन ऑफ और इनफिल्ट्रेशन जैसे टॉपिक्स पे आएंगे, वहां पर काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन जो कि आपके गेट में पूछे गए थे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट. प्रेसिपिटेशन और उसके मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं. अगला जब चैप्टर की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, हम लोग एक नए चैप्टर पे बढ़ेंगे, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन. बड़ा आसान सा, बड़ा छोटा सा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन. तो ये एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन क्या होता है और इसमें हम क्या बातें करेंगे, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में. अभी फिलहाल में जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए उन क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करिएगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं आपको और मिल जाए तो उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. ये सारे क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और उस कॉन्फिडेंस के बेस पे आप गेट और ईएससी जैसे एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारे टॉपिक्स जो भी हमने पढ़े अभी तक प्रेसिपिटेशन और उसके मेजरमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पर फाइनली थियोरेटिकली प्लस क्वेश्चंस के रूप में हमने यहाँ पर खत्म कर दिया. दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर हाइड्रोलॉजी. अगला हम चालू करेंगे एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, और उस एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन में क्या बातें करनी है वो सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से. तब तक थैंक यू.